उसके बाद जो उसका मास्टर होता है वहाँ से जाने लगता है। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी बोलते सेकंड मास्टर की इंजरी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है। ये जो फॉरबिडन टेक्निक है वो बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट डालती है, जिससे कि आदमी को मरने की हालत में आ जाता है। लेकिन ये जो मेन रीज़न है, मैं इस चीज़ का प्रैक्टिस करता हूँ क्योंकि जो मेरा एप्टीट्यूड है बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं डीमन डबल इविल फिस्ट का यूज करूँगा, जितने भी फॉरबिडन टेक्निक है सबका यूज करूँगा, क्योंकि मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो मेरा लाइफ स्पैन है कभी भी कम नहीं होगा और मैं ताकतवर होता जाऊँगा। मैं अपने मास्टर को कभी भी नहीं छोड़ूँगा। आज लॉन्ग आज जब तक मेरी बॉडी मेरे साथ देगी, मैं जितनी भी फॉरबिडन टेक्निक है सभी को सीख लूँगा। लेकिन ये जो डबल डीमन फिस्ट है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। ये जो मेरे बॉडी को हार्म नहीं पहुंचा रही है, इसका जो कल्टीवेशन एप्टीट्यूड है वो भी बहुत ज़्यादा है। मैं इस चीज़ को इस तरह से नहीं सीख सकता हूँ, लेकिन जो मेरा टैलेंट है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तभी हमारा एमसी को एक आइडिया आता है, बोलते हैं रुको ही ज़रा, क्या ये जो फॉरबिडन टेक्निक है वो जो है जो बॉडी का है उसको इन्हेंस करती है, क्या मैं इसको शॉर्ट टाइम में शॉर्टकट में कर सकता हूँ? मेरे जो अपनी एप्टीट्यूड है उसको बढ़ा सकता हूँ? क्या कोई ऐसा फॉरबिडन टेक्निक है जिससे मैं अपनी एप्टीट्यूड को इन्हेंस कर सकूँ? इतना करने के बाद वो अब जाने लगता है और बोला ठीक है, मुझे जाकर मास्टर से बात करना होगा कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ या नहीं। इतना करने के बाद वो आ जाता है अपना फर्स्ट मास्टर के पास। ये सुनने के बाद तो फर्स्ट मास्टर बोलते क्या तुम क्या बोल रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम नहीं जानते हो कि इस तरह की टेक्निक इस दुनिया में है ही नहीं। मैंने ये इमेज भी नहीं किया तुम ऐसी चीज़ों की सोचोगे। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलते हैं क्या मास्टर सच में ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है? यह सुनने के बाद वो जो मास्टर होता है, हाँ मुझे पता है ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं, लेकिन जो तुम्हारा फोर्थ मास्टर है इस चीज़ के बारे में रिसर्च करे थे, तुम जाकर उनसे इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हो। यह सुनने के बाद तो हमारा एमसी भी सोचने लगता है और वो अपने मन ही मन में बोलते हैं क्या जो फोर्थ मास्टर इस चीज़ के बारे में रिसर्च करे थे तो मुझे उनके पास जाना ही चाहिए। इतना करने के बाद वो जाता है अपने थर्ड मास्टर के पास और बोलता है, थर्ड मास्टर भी उससे बोलता है कि हाँ जो तुम्हारा जो फोर्थ मास्टर है वो इस चीज़ के बारे में तो पढ़ा था, लेकिन मुझे पता नहीं है कि उसको ये चीज़ याद है या फिर नहीं है। इतना करने के बाद वो भी चले जाते हैं। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी बोलते हैं हाँ मेरे दोनों मास्टर ने मुझे बोला है कि मुझे फोर्थ मास्टर को जाकर ढूंढना चाहिए। तो ठीक है चलो भाई फोर्थ मास्टर को ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते हमारा एमसी आ जाता है अपने फोर्थ मास्टर के पास और बोलता है फोर्थ मास्टर आखिर आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं? ये सुनने के बाद फोर्थ मास्टर बोलते हैं कि मैं कुछ चीज़ों को खोज रहा हूँ। जो पीपल होते हैं वो खाना खाते हैं हर दिन, लेकिन जो एग होता है वो उसे क्यों नहीं रोज खाते हैं? क्या ये चीज़ क्या है? मुझे समझ में नहीं है कि वो ज़्यादा एग को क्यों नहीं खा पाते। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोलते हैं क्या साले क्या पागल बातें करता है फोन मास्टर, आप तो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, आपकी बातों को मैं समझ नहीं सकता हूँ। तभी जब फोन मास्टर होता है बोलते हैं वो बताओ यहाँ आकर तुम पूछने क्या आए हो? ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि मास्टर, तभी हमारा एमसी बोलते हैं कि मैं ये जो फॉरबिडन टेक्निक है ये जिससे भी हम अपने एप्टीट्यूड को इन्हांस कर सकते हैं वो सीखना चाहता हूँ, क्या आप इस बारे में हमको बता सकते हैं? ये सुनने के बाद ये जो फोर्थ मास्टर होते हैं बोलते हैं कि हाँ ये फॉरबिडन टेक्निक जिससे तुम अपने एप्टीट्यूड को इन्हांस कर सकते हो, मैंने इस चीज़ का कुछ समय तक तो खोज की थी। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलते हैं मास्टर जल्दी बताए ना क्या 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 आपको ये चीज़ें याद है? तभी ये सुनने के बाद फोर्थ मास्टर अपने सर पर हाथ रख लेते हैं। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी बोलते हैं फोर्थ मास्टर कुछ बोलिए ना। ये सुनने के बाद फोर्थ मास्टर बोलते हैं मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोलते मास्टर क्या आप इस चीज़ को भूल चुके हैं? यह सुनने के बाद तो हमारे ये जो फूड मास्टर होते हैं बोलते हैं मैं याद करूँ तो इस समय हमारा एमसी की भी हालत ख़राब हो जाता है अपने मास्टर की ऐसी ऐसी बातें सुनने के बाद। उसके बाद जो मेन कैरेक्टर होता है अपने फोर्थ मास्टर के पास से आ जाता है और अपने मन ही मन बोलता है कि जो फोर्थ मास्टर है उन्होंने इस चीज़ पर तो रिसर्च किया था, लेकिन इनको जो मेमोरी है पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुकी है, इसलिए मुझे कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा ताकि मैं इन सभी चीज़ों की याद दिला सकूं। लेकिन मुझे सबसे पहले उस चीज़ में पार्टिसिपेट करना होगा। ये जो सेक्रेट ट्रायल है उसमें पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, क्योंकि जो सेकेंड मास्टर की इंजरी है वो लंबे समय तक वेट नहीं कर सकती है। मैं अपने फादर मास्टर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उनको लाइफ को मैं ऐसे ही ख़त्म नहीं होने कर दूंगा। मैं इस चीज़ में पार्टिसिपेट करूंगा। तभी दिखाया जाता है उसके दोनों मास्टर उसके पीछे आते हुए बोलते हैं कि चाणक्य भाई। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी भी पीछे घूमता है। तभी जो है जो सेकंड मास्टर होता है बोलते हैं कि बताओ क्या हुआ, फोर्थ मास्टर से तुमने बात किया, उन्होंने क्या बोला? ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है फोर्थ मास्टर को कुछ तो याद ही नहीं है। ये सुनने के बाद बोलते हैं ये तो नॉर्मल ही है कि फोर्थ मास्टर की जो इंजरी है जिसके कारण वो सभी चीज़ें भूल चुके हैं, लेकिन मैं इस चीज़ में तुम्हें मदद कर सकता हूँ।
ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलते हैं, क्या आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो दिखाया जाता है ये जो मास्टर होता है बोलते हैं कि जो फोर्थ मास्टर है उसका जो एप्टीट्यूड पे विश्वास है वो अनमैच है, लेकिन अगर वो इस चीज़ को भूल चुका है तो हम उसको स्टिमुलेट की मदद से याद दिला सकते हैं, शायद उसको पास्ट की चीज़ें याद आ जाए। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी ये जो मास्टर होता है उसको एक बुक दे देता है। ये देखने के बाद हमारा एमसी उस बुक को ले लेता है और बोला ठीक है मैं इस बुक को पढ़ लूँगा। तभी ये दिखाया जाता है हमारे जो फर्स्ट मास्टर होता है वो हमारे एमसी बोले, थैंक यू भाई, ये टोकन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है, मास्टर कुछ भी नहीं, मैं इस चीज़ को बस ऐसे अपने पास रखा हूँ। तभी मास्टर बोलते ठीक है इस टोकन को मुझको तो दो। ये सुनने के बाद हमारा एमसी अपने मन ही मन में बोलते, क्या आपको ये टोकन चाहिए, लेकिन क्यों? तभी मास्टर बोले, जल्दी से दो। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोला, मास्टर क्या सच में मैं ये जो ट्रायल है इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ ना? क्या आप मुझ पर बिलीव करते हैं ना? इतना देखने के बाद वो जो मास्टर होता है उसका टोकन को ही तोड़ देता है। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी मास्टर बोलते हैं, क्या तुम सीक्रेट रीडिंग में ट्रायल में पार्टिसिपेट करना चाहते हो? अब मैंने इस टोकन को डिस्ट्रॉय कर दिया इसलिए तुम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इतना करने के बाद वो दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी दिखाया जाता है ये जो सेकंड मास्टर होते हैं बोलते हैं, चांद क्यों आए, तुम अपने ट्रेनिंग पर फोकस करो। तुम हमारे ओल्ड नर्सिंग होम का सिर्फ एक मात्र डिसेबल है, इसलिए हम तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हो सकते हैं। तुम वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। इतना करने के बाद वो दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होकर हमको इसी लड़की को दिखाया जाता है जो इस लड़की के हमारे एमसी ने मदद की थी, जिसने हमारे एमसी की लाइफ स्पैन को चूसा था। हाँ, वही ये जो 3-4 चैप्टर में आई हुई थी लड़की, वही उसी को दिखाया जाता है। बोलती है कि मैंने उस लड़के के सारा लाइफ स्पैन को चूसा था, मैंने उसको बॉडी में कंज्यूम कर लिया है, जिससे मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं अपनी 3 रीलम को पास कर चुकी हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। तभी उसके पास 2 लोग आते हुए बोलते हैं, कांग्रेचुलेसन मास्टर, आप बाहर आ गए। ये सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ बताओ वो लड़का आखिर कर क्या रहा है? ये सुनने के बाद वो बोलते कि आखिर वो लड़का चैन क्यों है ना, उसे ऑलरेडी ओल्ड नर्सिंग होम वाले ने अपने अंदर ले लिया, अब वो ओल्ड नर्सिंग होम का डिसेबल बन चुका है। ये सुनने के बाद तो बोलते क्या वो ओल्ड नर्सिंग होम में चला गया है और वहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन मैं उस लड़के को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। वो लड़का मेरा है, मैं उसको अपने पास ला कर ही रहूँगी। उसके बाद वो आगे जाने लगती है और जाते हुए, ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं जो हो रहा है वो लीक हो रहा है जिससे मैं ब्रेक थ्रू करूँगी, मैं जाकर ब्रेक थ्रू करूँगी, उसके बाद आकर उस लड़के से मिलूँगी। तो वो दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि उस बुक को पढ़ रहा होता है जिसको उसने मास्टर ने दिया होता है। बोलते हैं कि हाँ जो फोर्थ मास्टर वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे, वो एक तरह से प्रोडिजी थे। और इस बुक में लिखा हुआ है कि जब फोर्थ मास्टर यंग थे तो वो लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ा करते थे, जिस किताब का नाम था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रैगन एंड फिनिक्स। जब वो बहुत ज़्यादा यंग थे तो इन्हीं सभी किताबों को पढ़ा करते थे। क्या मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकती है जिसकी मदद से मैं फोर्थ मास्टर को कुछ चीज़ें याद दिला सकूं? तभी दिखाया जाता है हमारा एमसी गेट खुलता है तो उसके सामने एक घायल आदमी खड़ा होता है। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है कि आखिर तू है कौन? तभी वो लड़का उसके सामने ही गिर जाता है। तो हमारा एमसी क्या ये कोई स्कैमर है? तभी बोलते प्लीज़ मेरी मदद करो। तभी हमारा एमसी बोलते हे, तुम यहाँ पर ब्लड नहीं थूक सकते हो, तुम बोलो तुम कौन हो, यहाँ से जल्दी चले जाओ। ये सुने और बोलते कि मेरा नाम जाओ हाउ है और मैं आया हूँ मोटल वर्शिप एकेडमी से, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। होली सन जो है वो मुझे मारना चाहता है, प्लीज़ मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बताया, ओ भाई तू रॉन्ग प्लेस पर आ गया, यहाँ पर ये जो है ये ओल्ड नर्सिंग होम है, प्लीज़ यहाँ से तू चला जा, यहाँ पर तेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद तो वो कुछ भी नहीं बोलता है। तभी उसके पीछे से कोई आता है, बोलता है जाओ हाउ क्या तुम यहाँ पर हो, तुम यहाँ भाग कर आए हुए हो? उसके बाद वो जो लोग होते हैं वो उस लड़के की तरफ आने लगते हैं। ये देखने के बाद वो लड़का बताया, डैम इट, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने जल्दी मेरे पास आ जाएंगे। तभी वो आ जाता है हमारे एमसी के पास, बोलता है भाई प्लीज़ ना मुझे बचा लेना, मैं तुम्हारे ओल्ड नर्सिंग होम में ज्वाइन होना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे बचा ले। जो तुम्हारे काइंडनेस है मैं उस चीज़ को हमेशा याद रखूँगा, मैं तुम्हारे लिए हमेशा लॉयल रहूँगा। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोला, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मैं किसी को इससे यहाँ पर बात नहीं करना चाहता हूँ। तभी वो लोग आ जाते हैं, बोलते ठीक है तुम मेरे साथ आराम से चलो,
होली सन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वे तुम्हें जान से मार देंगे। तभी हमारा एमसी बोलता है सॉरी भाई, जो होल नर्सिंग होम में किसी के भी मैटर में ऐसा ही नहीं जाने वाला है, इसलिए तुम्हारा जो मैटर है तुम खुद से संभाल लो उसके। तभी वो बोलते हैं कि मैं जाऊँगा हूँ, मैंने नेचुरली गिफ्टेड जीनियस था, लेकिन जो मेरे एंड है ऐसे नहीं हो सकता है, मैं इस चीज़ को रिफ्यूज़ करता हूँ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तभी वो लोग बोले इसको पकड़ लो यार, ये बहुत ज़्यादा बकवास बातें कर रहा है मेरे लाइफ। उसके बाद ये जो लड़का होता है बोल रहा है कि मेरे लाइफ में इतनी ज़्यादा खतरनाक ट्रेजिक क्यों है, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सभी मेरे साथ हो। मैं एक प्रोडिजियस जाव फैमिली का कल्टीवेटर था, लेकिन एक बार जो अपने ब्रदर को बचाते हुए मैंने अपनी सारी पावर को खो दिया, और जब मैं 15 साल का हुआ तो जो मेरे फियोंसे थी उसने भी मुझे ह्यूमिलिएट किया और उसने मेरे साथ मेरे इंगेजमेंट को तोड़ दिया। यह सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोले क्या इंगेजमेंट को तोड़ दिया, क्या ये कुछ फेमिलियर सा प्लॉट नहीं दिखाई दे रहा है। तो बोले कि मैं फाइनल मोटर सेट को ज्वाइन किया ताकि मैं खुद को राइज कर सकूं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो होली सन है उसने मेरी सुप्रीम बॉन को मुझसे चुरा लिया। मैं जाऊ हाउ इसको एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, मैं इस चीज़ को रिफ्यूज़ करता हूँ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि बोले क्या इसका जो सुप्रीम बॉन है वो भी चुरा लिया गया है और इसका जो इंगेजमेंट है वो भी तोड़ दिया गया है। क्या कोई ये प्रोटैगनिस्ट का ये जो चीज़ नहीं दिखाई दे रही, क्या ये कोई प्रोटैगनिस्ट है। तभी वो लड़का आकर, ये जो लड़का होता है इसे पकड़ने वाला होता है, बोलते किड तुम मेरे साथ चलो। तभी हमारा एमसी आकर उसका हाथ को पकड़ लेता, बोलते रुको ज़रा, तुम यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते हो। ये सुनने पर बोलते कि ये तुम हमारे और इस बच्चे के बीच में मत रखो, तुम हमारे बीच में मत आओ वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी हमारा एमसी उस लड़के को एक पंच मार कर दूर फेंक देता है। ये देखने के बाद तो सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी हमारा एमसी बोलते हे जाओ हाउ हाउ, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो मुझसे। ये सुनने के बाद तो वो बोलते क्या। तभी हमारे हमसे बोले क्या तुम्हारे पास कोई चीट सिस्टम है। ये सुनने के बाद तो बोले चीट, ये आखिर ये चीज़ क्या है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हारे बचपन में ही तुमसे तुम्हारे फैमिली ने तुम्हारे एंगेजमेंट को तोड़वा दिया, तुम्हारे जो सुप्रीम बॉन है उसको भी चुरा लिया गया और तुम्हारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, तुम मरने वाले हो, क्या तुम्हारे पास ऐसा ही है ना। यह सुनने बाद बोलते क्या तुम ऐसा कैसे जानते हो। तभी हमारे एमसी बोले हाँ ठीक है, मैं तुम्हें एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ। ये सुनने के बाद तो बोलते हैं हाँ तुम क्या जानते हो मेरे बारे में। उसके बाद हमारा एमसी अपने मन में बोलता है कि सभी चीज़ों का ध्यान से सोचा जाए तो ये सच हो सकता है कि ये जो जाओ है वो एक्चुअली में प्रोटैगनिस्ट है इस वर्ल्ड का। तभी वो जो आदमी होता है बोलता है कि है बच्चे तू क्या करे, तुम हमारे बीच पे मत आ, ये जो होली सन और इस बच्चे के बीच का मामला है, तुम इस बीच में मत फंसो। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है तुम बनाओ, क्या तुम कोई एक ट्रांस माइग्रेटर हो, क्या तुम्हारे पास कोई एक सिस्टम है, क्या तुम्हारे पास कोई एक ऑसम सा आर्टिफैक्ट है। इतना कहने ता है ही तभी उस पर हमारे एमसी पर कुछ लोग अटैक करते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे बीच में आ रहे हो, अब हम तुम्हें जान से मार देंगे। तभी ये जाओ बोलते हैं भाई प्लीज ध्यान दे, ये होली सन के लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम इससे नहीं लड़ सकते हो। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है उसका अटैक और डॉज करके उसके गोटे को ही पकड़ लेता है और बोलता है कि ये है यान कैचिंग हैंड टेक्निक। ये देखने के बाद ये जो जाऊ होता है बोल रहे क्या ये कैसी टेक्निक है। तो दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि अपने हाथों में उसको उठा लिया होता है और बोलते हैं कि वो जितना भी उसके सारे लोग होते हैं बोलते हैं कि मेरे ब्रदर को जाने दो, मेरे सीनियर ब्रदर को यहाँ से जाने दो। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि उसका अंडे को तोड़ देता है और बोलते हैं ठीक है हाँ, तुम लोग भले तुम्हारी इज्जत किया होगा कालिया। तब दिखाया जाता है जाओ को जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोले कि यार ये कितने ज़्यादा बैडे से मुझे देख कर तो मज़ा आ गया। तभी हमारा एमसी जो होता है हंटिंग ऑक्स अक्रॉस द माउंटेन टेक्निक का यूज़ करके उन सभी पर अटैक करता है, उन सभी को दूर फेंक देता है और वे सभी लोग गिर जाते हैं। और जिसका हमारे एमसी ने अंडे तोड़ा तो वो रोने लगता है और बोलते हैं कि क्या अब मैं मज़े नहीं कर पाऊँगा, मेरा जीवन यहीं पर समाप्त होता है। तभी हमारा एमसी वहाँ से जाना होता है, बोला ठीक है तुम मेरे साथ चलो। यह सुनने के बाद वो हमारे एमसी के पास जाना लगता है, बोलते क्या अब जो आपका ओल्ड नर्सिंग होम है उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। तभी हमारा एमसी बोले ठीक है तुम मेरे साथ चलो, मैं अपने चारों मास्टर से तुम्हें मिलवाता हूँ, वही बताएंगे कि ये क्या उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट किया फिर नहीं किया। इतना करने के बाद हुआ हमारा एमसी आ जाता है अपने सभी मास्टर के पास और खाना खाने लगता है और ये जो जग होता है बाहर ही खड़ा होता है। तभी जग बोलते हैं ये क्या है, तुम लोग इतना ज़्यादा बातें कर रहे हो, तुम लोग मुझ पर ध्यान भी नहीं दे रहे हो, मैं भी यहाँ पर भूखा हूँ, क्या तुम लोग मुझे कुछ खाना पीना नहीं दे सकते हैं। तभी
वो जो होता है बोलता है चाणक्य भाई अब वो चारों सीनियर क्या आप मुझे ऐसा इग्नोर करना बंद कर सकते हैं। तभी हमारा एमसी जो होता है मास्टर से बोलता है मास्टर, ये सुनने के बाद उसका मास्टर बोलता है क्या क्या रीज़न है कि तुम इस बच्चे को यहाँ पर लाए हो। तभी हमारा एमसी जाओ का देखते हुए बोलते जाओ तुम बताओ कि तुम आखिर यहाँ पर आना क्या चाहते हो, हमारे मास्टर को एक्सप्लेन करो। ये सुनने के बाद बोलता है कि मुझको जो होली सन है उससे बदला लेना है, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, मैं अपनी जितने भी मेरे साथ चीज़ें हुए मैं उनसे भी चीज़ों का बदला लेना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद फोर्ट मास्टर ठीक है अब जाओ और जाकर मर जाओ। ये सुनने के बाद तमारा से बोला फोर्ट मास्टर की बातें सुन जाए तो वो ऐसे ही नॉनसेंस बातें करते हैं। तभी हमारा जो एमसी होता है बोलता है कि मैं तुमसे स्ट्रेट बोलूँगा, तुम यहाँ पर रह सकते हो। ये सुनने के बाद बोलता है क्या अब से मैं भी यहाँ पर कल्टीवेट कर सकता हूँ, क्या 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 मैं कर सकता हूँ। तभी वो बोलता है कि जाओ हाउ आप पे बिलीव करता है क्या 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 मैं एक महान कल्टीवेटर बन सकता हूँ। ये जो ओल्ड नर्सिंग होम का काइंडनेस है मैं उसको हमेशा याद रखूँगा, मैं इस चीज़ को कभी भी नहीं भूलूँगा। तभी ये जो हमारे फर्स्ट मास्टर होते बोले वो इसने किसने बोला तुम तो पूरी तरह से यूजलेस हो, तुम ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं कर सकते हो। तभी हमारा एमसी अपने मास्टर से बोलता है मास्टर ये जाओ हुए एक चूजन वन है, शायद ऐसा हो सकता है कि हमारे ओल्ड नर्सिंग होम के लिए एक अच्छा चांस ला सके, इसलिए इस पर्सन को हमको यहाँ से जाने नहीं देना चाहिए। ये सुनने के बाद तो ये जो सेकंड मास्टर तो बोलते क्या ये चूजन वन है, लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मैं इससे भी ज़्यादा सुप्रीम हूँ। और तभी ये जो जाऊ होता है अपने मनी में बोलता है कि क्या ये लोग सोच रहे हैं कि ये सभी लोग मेरा एडवांटेज लेंगे, लेकिन मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं है। तो दिखाया जाता है ये जो फूड मास्टर होता है उठते हुए बोले ठीक है मैंने खाना खा लिया है, इसलिए तुम मेरे बर्तन को धो देना। इतना करने के बाद वो यहाँ से जाने लगते हैं और तभी हमारे चारों मास्टर भी उठ कर वहाँ से चले जाता है, बोलते हैं कि मेरा भी हो चुका है चलो चलते हैं। तभी हमारा ये जो जाऊ होता है बोलता है कि चाणक्य भाई क्या यहाँ पर सभी लोग चले गए, क्या मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ या फिर नहीं रुक सकता हूँ। यह सुनने के बाद तुम्हारे ऋषि बोलता अभी तक तुमको यहाँ से फेंका नहीं गया है, इसलिए तुम यहाँ पर रुक सकते हो। तभी ये सुनने के बाद तो जाओ बोलते है ठीक है सीनियर ब्रदर, आपका ये जो काइंडनेस है मैं हमको इसको हमेशा याद रखूँगा। तभी हमारा एमसी हुआ फंसाने लगता है, बोले ठीक है ये जितने भी बर्तन हैं इन सभी को ध्यान से धो देना और अच्छी तरह से साफ सफाई करना। यह सुनने के बाद बोलते क्या तुम लोग मुझे एक हैंडीमैन की तरह से यूज कर रहे हो, मैं एक डिसेबल हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरी जो प्रैक्टिस है उसमें मुझे फोकस करवाओ, इस चीज़ पर मुझे ध्यान मत दिलवाओ। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोले ओ अभी तुम हैंडीमैन हो, बस तुम हमारे नर्सिंग होम का अभी तुम हैंडीमैन डिसेबल ही हो, इसलिए तुम्हें ज़्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद बोलते हैं क्या मैं तो टूट गया, इतने सालों बाद मैं एक डिसेबल बना हुआ भी हैंडीमैन, मेरा तो ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म होती है। तभी बोलता है मास्टर आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं। तभी ये जो जाऊ होता है उसके अंदर से आवाज़ आती है कि तुमको मदद करनी है, तुम अपनी स्ट्रेंथ का धीरे धीरे यूज करना सीख जाओगे, लेकिन ये जो तुम्हें सुप्रीम मन है उसको भी निकाल लिया गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास एक चांस हो सकता है कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल बन पाओ। और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसके पास कोई एक है जो इसकी मदद कर रहा है, जैसे कि बैटल थ्रू द हेवन में हमारे ये जो जाओयान के मास्टर होते हैं उसी की तरह से। उसके बाद हमारा एमसी आता है जांग के पास और बोले ये बताओ तुम्हारा कल्टीवेशन कैसी चल रही है, क्या तुम्हारे लिए पॉसिबल है कि तुम इसी को कल्टीवेट कर सको। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि नहीं भाई ये जो जाऊ हाउ है मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं इस चीज़ का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तभी उसका मुँह से ब्लड आने लगता है। तभी वो अपने मन ही मन बोलता है कि मैंने खुद को फोर्स किया कि मैं फॉरबिडन टेक्निक का यूज़ कर पाऊँ, लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। कि वो चाणक्य भाई चीज़ का प्रैक्टिस कर लेता है लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। क्या ये ऐसी चीज़ है जिसकी मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, इसके रिजल्ट में जो मेरी बॉडी है उस पर भी बैकलैश आया है। ऐसा देखने से लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता, मैं तो टूट गया। तभी वो अपने मन ही मन में बोलता है कि जो मास्टर है उन्होंने मुझसे बोला था कि जो चाणक्य है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसका जो टैलेंट है उसका टैलेंट मेरे टैलेंट को भी सरपास कर रहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि यहाँ पर ओल्ड नर्सिंग होम वाले ने इतने सालों के बाद एक डिसेबल को एक्सेप्ट किया, वो भी इसी को। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ओ तुम बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है। यह सुना हुआ बोलता है नहीं यार ये जो फॉरबिडन टेक्निक मैं इसका यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, सीनियर ब्रदर मैं आपकी तरह कैपेबल नहीं हूँ। ये सुनने के बाद तुम्हारा एमसी बोलता है यह जो फॉरबिडन टेक्निक जिसको मैंने तुम्हें यूज़ करने के लिए दिया थी यह बस एक माइनर टेक्निक थी, लेकिन तुम इसका भी यूज़ नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब यह जो सीक्रेट रियल है वही मेरे लिए फुल
फुल प्रूफ होगा, लेकिन क्या करूं यार, जो हमारे मास्टर है उन्होंने टोकन को तोड़ दिया। हम इस जो ट्रायल है उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। तभी हमको इमोर्टल एकेडमी को सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी बोलता है कि क्या होली सन को तुमने बुला लिया है। ये सुनने के बाद उसके सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि हाँ मैंने बुला लिया है। और ये जो आदमी सीट पे बैठा होता है, इसका नाम बताया जाता है कि ये जो इमोर्टल एकेडमी है इसका हेड है, इसका नाम जी ऊचांग है। और तभी ये बोलता है, तभी कुछ समय बाद क्वेश्चन को दिखाया जाता है, जहाँ पर होली सन आ गया होता है। बोलता है मास्टर क्या आपने मुझसे बुलाया है। ये सुनने के बाद बोलता है कल से ये जो सीक्रेट रूम का ट्रैवल है वो ओपन होने वाला है और बहुत सारे लोग यहाँ पर जाने वाले हैं, इसलिए तुम्हें भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तुम वहाँ पर जाकर बहुत पावरफुल कल्टिवेटर बन सकते हो। क्या तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस है। ये सुनने के बाद तो बोलता है कि एज लॉन्ग एज जो लिंग लियानी है वो इसमें इंटर नहीं करेगी तब तक तो मैं कॉन्फिडेंस हूँ। ये सुनने बाद वो बोलते हैं जिंग लियानी दोबारा से तुम्हारे अंदर उसका डीमन उत्पन्न हो चुका है, तुम्हारा जो इनर डीमन है उसको सरपास नहीं करने देगा। इसलिए ये लो, ये है आर्टिफैक्ट जिसे मैंने तुम्हारे लिए लाया है, इसकी मदद से तुम ये बहुत पावरफुल आर्टिफैक्ट को ढूंढ सकते हो। ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश है, बोला मास्टर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये तो 3 कोर लैंप स्प्रिट है। तो दिखाया जाता है, उसका मास्टर बोलते हैं हाँ तुम इसका ध्यान हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है, तुम डेंजर मूवमेंट पे ही इसका यूज करोगे। यह सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोला थैंक यू मास्टर थैंक यू, आपने मेरे लिए ये ट्रेजर लाया। मैं जिंग लियालिंग को भी सरपास कर दूंगा, वो मेरी मैच नहीं रहेगी। तभी उसका मास्टर बोले ठीक है मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो लैंप है इसका तुम सिर्फ सेकेंड और थर्ड पार्ट का यूज नहीं कर सकते हो, तुमको बस इसका फर्स्ट कोर का ही यूज करना है। तुम इसका सेकेंड और थर्ड कोर का यूज नहीं कर सकते। अगर तुमने किया तो तुम नहीं बचोगे, इसका कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा आएगा, तुम मारे भी जा सकते हो। होली सन को वहाँ से चल जाने के बाद तो ये जो एल्डर होता है सेकंड मास्टर से पूछता है कि हेड मास्टर अब मुझे माफ़ कीजिए कि मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूँ, लेकिन ये जो होली सन का रैंक है बहुत ही ज़्यादा कम है और मुझे नहीं लगता है कि ये इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएगा। आप उसको इतना महत्वपूर्ण ट्रेजर दे रहे हैं। ये सुनने के बाद तो ये जो सेक मास्टर होते हैं बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि वो लड़का कमज़ोर है, इसलिए मैंने उसको 3 कोर स्पिरिट लैम्प दिया है और मुझे पता है कि वो ज़रूर से ही अब ऐसा लाइन में इंटर करेगा। ये सुनने के बाद तो ये जो एल्डर होता है वो भी घबरा जाता है। अब बोलता है क्या अब ऐसा लाइन, वो जो प्लेस है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्या वो वहाँ से जिंदा आ पाएगा। ये सुनने बाद सेठ मास्टर बोलते हैं बे यार वो मरे या जिया उससे मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर वो अब ऐसा लैंड से मेरे लिए कुछ भी चीज़ ला पाता है तो वो इसका 100 गुना रिटर्न करेगा। वो मरे या जिए मुझे कोई परवाह नहीं है, हेड मास्टर मैं यहाँ कहूँ इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल मैं ही होना चाहिए, मेरा अलावा यहाँ पर कोई और नहीं पावरफुल हो सकता है। यह सुनने के बाद ये जो एल्डर होता है बोलता है हाँ ये देखने से ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट सिचुएशन है। शायद ये मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कोर लैंप है उसका सिर्फ एक ही लाइट को यूज नहीं करेगा। ये सुनने के बाद ये जो सेक मास्टर होते हैं बोलते हैं हाँ मुझे भी पता है और मेरे पास एक प्लान है। तभी हमको नेक्स्ट डे के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी जा रहा होता है, अपने मन ही मन में बोलता है कि आज ये जो सीक्रेट रील में खुलने वाला है, लेकिन मेरे मास्टर ने मेरे से तो टोकन लेकर तोड़ दिया है, अब मैं कैसे जाऊँगा। क्या मुझे अपने फोर्थ मास्टर के पास जाकर ढूंढना चाहिए कि उनके पास कोई और टोकन है कि नहीं। तभी हमारे एमसी आगे जैसे ही जाता है उसके आगे थर्ड मास्टर आ जाता है, बोलते चैन क्यों भाई आखिर तुम जा कर आ रहे हो भाई। यह सुनने के बाद हमारा एमसी बोला थर्ड मास्टर मैं बस यूँ ही टहल रहा था। यह सुनने के बाद थर्ड मास्टर बोला ठीक है, जो हमारा फर्स्ट ब्रदर है उन्होंने कहा है कि ये जो सीक्रेट रूम है आज खुलने वाला है और इसलिए वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कल्टिवेटर जा रहे हैं, इसलिए हमें इस चीज़ों को अवॉइड करना है और तुम वहाँ पर नहीं जा सकते हो, जाओ अपना कल्टिवेट करो। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी भी जाने लगता है, बोले ठीक है मेरा फर्स्ट मास्टर ने ऑलरेडी मूव ले लिया है तो ऐसा लगता है कि अब मैं वहाँ पर तो नहीं जा पाऊँगा। तभी जाकर देखता है ये जो जाओ होता है उसके हाथ में एक टोकन होता है। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी उसको देखते हुए बोलते क्या इसके पास तो एक ट्रायल टोकन है। तभी जाओ एमसी की तरफ देखते हुए बोलते कि ब्रदर क्या आप यहाँ पर आ गए, क्या अभी खाना खाना चाहते हैं। देखिए ना मैंने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा 5 बॉल स्पिरिचुअल राइड को खा लिया है
और ये जो स्पिरिचुअल राइस है बहुत यार डिलीशियस है। ये सुनने के बाद हमारा एमसी उसके पास आता है, उसे टोकन छीन लेता है और बोलता है क्या ये तो सच में एक टोकन है जिसके मदद से हम सीक्रेट रियल में इंटर कर सकते हैं। आखिर तुम्हारे पास कहाँ से है, जाओ। ये सुनने के बाद बोलता है सीनियर ब्रदर मैंने आपसे बताया नहीं कि मैं एक प्रोटेजियस सन था और मैं एक होली सन के बराबर था, इसलिए मुझको ये सभी चीज़ें दिया गया था यार। लेकिन क्या करे यार, मेरी जो इंजरी है जिसका कारण मैं अभी इस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलते ये बताओ क्या तुम्हारे इस टोकन की मदद से कोई और पार्टिसिपेट कर सकता है, कि कोई और इसका यूज कर सकता है। ये सुनने के बाद जाओ बोलता है कि लेकिन ये जो टोकन है इस पर एक स्पेशल मार्क दिया हुआ है, इसलिए जो ये टोकन का होल्डर होगा वही इसका यूज कर सकता है और वो अपने साथ एक फॉलोअर को ले जा सकता है। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है ठीक है अब तुम मुझे लेकर जाओगे। यह सुनने के बाद वो डरते हुए बोलते क्या तुम सीरियस हो, तुम देख नहीं रहे हो कि मैं कितना ज़्यादा इंजर्ड हूँ। यह सुनने के बाद हमारा एमसी बोलते ओह तुमने यहाँ पर 5 बाउल राइस खाए और मुझे दिखाओगे तुम कहाँ इंजर्ड हो, मुझे तो कहीं से दिखने से नहीं लग रहा कि तुम इंजर्ड हो। इतना करने के बाद हमारा एमसी उसको पकड़ता है। तभी जाओ हमारा एमसी से बोलता है लेकिन सीनियर ब्रदर मेरे सुप्रीम में उनको ले लिया गया है। यह सुनने बाद तो हमारा एमसी बोलते हैं अबे यार जो तुम्हारे सुप्रीम में चलो उसको लेकर आते हैं। यह सुनने बाद वो बोलता है लेकिन सीनियर ब्रदर क्या हमें सच में जाना चाहिए, अब जानते हैं ना कि जो सीक्रेट में बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है वहाँ पर होली सन होगा, वहाँ पर सेंटेंस होगी, क्या हम उन सभी को हरा पाएंगे, मैं उनसे भी सीरियस नहीं ले पाऊंगा। तभी हमारे एमसी बोलता है बे यार मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ। इतना करने के बाद हमारे एमसी अपने बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकालने लगता है। ये देखने के बाद तो जाओ बहुत ही डर जाता है। तभी हमारा एमसी होता है जाओ पर अटैक कर देता है। ये देखने के बाद तो जाओ डरते बोलते नहीं, तभी उसको अटैक आकर लगता है और बोलता है कि लेकिन सीनियर ब्रदर। तभी वो फिर डरते हुए बोलता है कि ब्रदर मैं जल्दी से इन सभी चीज़ को फिनिश करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास सुप्रीम बोर्ड नहीं है, मैंने आपसे बोला ना मैं उनसे फाइट नहीं कर पाऊंगा। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलते हो सच में जूनियर ब्रदर तुम ऐसा ही करना चाहते हो। ये देखने के बाद तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और हमारा एमसी का अटैक उस पर आकर लगने ही वाला होता है लेकिन उस पर कुछ असर ही नहीं होता है। ये देखने के बाद तो चाहे बोलता है लेकिन मैं तो ठीक हूँ, मुझ पर आपका अटैक क्यों नहीं ऐलान किया। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोल रहे हो ये तो क्या इल्यूजन टेक्निक है, क्या तुम इनसे डर गए, ये कोई रियल अटैक पावर नहीं है। उसके बाद हमारा एमसी बोलता है जल्दी से टोकन को तोड़ो और हमें जाने का रास्ता बनाओ। तभी जो जाऊ होता है उस टोकन को तोड़ देता है और वहाँ पर सीक्रेट रियल्म का गेट खुल जाता है जिसके अंदर हमारा एमसी और जाऊ जाने लगते हैं और उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। जिसके बाद ये जो गेट होता है वो भी बंद हो जाता है और इन सभी चीज़ों को मास्टर्स देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि हाँ ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ पर चला गया, हमने तो चैन की वाई को रोका भी नहीं। ये सुनने बाद ये जो फर्स्ट मास्टर तो बोलते हैं हाँ मैंने उसे ऑलरेडी 2 बार रोक लिया था लेकिन मैं थर्ड बार रोकना नहीं चाहता हूँ। ये सुनने बाद ये जो थर्ड मास्टर होते हैं बोलते हैं लेकिन सीक्रेट रीड में उसके साथ कुछ हो गया तो। ये सुनने बाद जो हमारा मास्टर होता है बोलते हैं कि चांद कुआई के ऊपर मैंने हेवनली सील को लगा दिया इसलिए वो उसको ज़रूर क्रिटिकल मूवमेंट पर सेव कर लेगी। और दूसरी बात यह है कि जो चांद कुआई है उसको अगर हमने रोका तो उसका जो डाउ हार्ट है वो भी ख़राब हो सकता है, इसलिए हमें उसको नहीं रोकना चाहिए, उसको जाने देना चाहिए। और मेन तीसरी बात यह है कि किसी भी कल्टीवेटर को डरना नहीं चाहिए, उसको जो भी करना है करना चाहिए, निडर होना चाहिए। अगर हमने उसको रोक दिया तो उसके अंदर एक डर बैठ सकता है, इसलिए मैं उसको रोकना नहीं चाहता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमको दिखाया जाता है जितने भी सारे एल्डर्स होते हैं, सेक्ट लीडर होते हैं, सभी स्टूडेंट के सामने खड़े होते हैं और वहीं पे एक एल्डर बोलता है कि यहाँ पर तो चैन कोई नहीं है, क्या वो यहाँ पर आने से डर गया। ये सुनने बाद जो सेक्ट लीडर होते हैं बोलते हैं कि हाँ मुझे भी लग रहा है कि वो यहाँ पर नहीं आने वाला है, देखते हैं कि अगर क्या होता है, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी एक आदमी आते हुए लड़का आते हुए बोलता है कि एल्डर यहाँ पर होली सन आ चुके हैं, क्या वो हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम वहाँ से अच्छी चीज़ें ला सकें। तभी ये जो सेक्ट लीडर होते हैं वो वहाँ पर एक पोर्टल खोल लेते हैं, बोले ठीक है इस केस में मैं जो सीक्रेट रियल्म है उसको खोलने वाला हूँ। तभी वहीं पर हमारे एमसी और वो जो जाओ होता है उन दोनों की एंट्री होती है, बोले रुको ज़रा हम लोग भी तो सही समय पे यहाँ पर आ गए। ये देखने के बाद तो जितने भी एल्डर्स और सेक्ट लीडर होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बोले कि हाँ ये बच्चा तो एक्चुअली में यहाँ पर आ गया है। तभी वहीं पे दिखाया जाता है और भी इतने स्टूडेंट होते हैं बोलते हैं कि ये जो चांद की वाई है वो यहाँ पर आ गया, इस साले में बहुत ज़्यादा हिम्मत है, उसने यहाँ पर पार्टिसिपेट करने की हिम्मत की है। तभी वो जो सेक्ट लीडर होता है बोलते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी बात पर सभी लोग ध्यान दो, मैं अनाउंसमेंट करता हूँ जो ट्रायल है
वो सभी ट्रायल से डिफरेंट होने वाला है। ये ट्रायल बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, इसलिए जो डिसेबल है ओल्ड नर्सिंग होम वाले भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये सुनने बाद बोलते क्या ओल्ड नर्सिंग होम के डिसेबल भी आप आ चुके हैं? क्या तुम नहीं जानते हो कि जो ओल्ड नर्सिंग होम का डिसेबल है वो 40 आर्ट का प्रैक्टिस करते हैं? वे सभी लोग यहाँ पर क्यों हैं? अगर वे इस ट्रायल में पार्टिसिपेट करेंगे तो वे ज़रूर ही मारे जाएंगे। तभी ये देखने के बाद तो जग बोलता है, लेकिन सीनियर ब्रदर यहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा है कि सभी लोग हमें मारना चाहते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? सीनियर ब्रदर ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए। तभी हमारा एमसी बोलता है चिंता मत करो। तभी हमारा एमसी बोलता है कि हेलो एवरीवन, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो फोर्थ एल्डर ने एक मिस्टेक किया जिसकी वजह से हमारे ओल्ड नर्सिंग होम में एक और डिसेबल आ चुका है और इसका नाम है जाऊ हाउ। ये देखने के बाद तो जब वो डरते हुए लगे सीनियर ब्रदर आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया। तभी हमारा एमसी माइक लेकर बताता है कि जो मेरे जूनियर ब्रदर है उसने कहा है कि तुम सभी लोग ट्रैश हो, तुम सभी लोग उसके घुटने के भी बराबर नहीं हो, तुम्हें उससे फादर बोलना चाहिए, जल्दी से अपने घुटने पर उसको अपने पिता मानो। ये देखने के बाद तो जाओ डरते बोलते हैं लेकिन सीनियर ब्रदर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और हमारे एमसी की बात सुनने के बाद तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलते कि ये जाओ आओ आओ, ये कितना ज़्यादा एरोगेंट है, क्या ये मरना चाहता है? इस ब्रैड को तो हम नहीं छोड़ेंगे, हम इसको जान से मार देंगे। तभी हमारा एमसी अपने जूनियर ब्रदर की तरफ देखते हुए बोलते कि मेरे जूनियर ब्रदर क्या तुम इन सभी लोगों को ग्रीट नहीं करना चाहते हो? ये देखने के बाद तो जाओ टूट जाता है, बोलते क्या 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 आप मुझे मरवाना चाहते हैं? अब मैं इन सभी से कैसे बच पाऊंगा? अब तो मैं जरूर ही मारा जाऊंगा। अब मैं बच कर ही कैसे आऊँगा? तभी हमारा एमसी उसके पास आते हुए बोलता है कि जूनियर ब्रदर तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इन सभी चीज़ों को अकेले ही संभाल सकता हूँ, बस तुम ध्यान दो मेरे ऊपर। और उसके प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है कि जूनियर ब्रदर तुम ठीक हो ना? ये देखने के बाद तो झाव भी रोते हुए बोला कि सीनियर ब्रदर आप मुझे अकेले छोड़ कर नहीं जाएंगे ना? प्लीज़ प्लीज़। ये सुनने के बाद नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। तभी जो ओलिसन होता है उस सीक्रेट रूम के अंदर प्रवेश करने लगता है, बोलता है चांद के भाई मैं तुम्हारे सीक्रेट रूम के अंदर इंतज़ार करूंगा, अगर तुम वहाँ पर आ गए तो मैं तुम्हारा जो ग्रेव होगा वहीं पर बनाऊंगा। और इतना कहकर सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और वो बोलता है कि जो लोग भी जाओ हाउ और उसके सीनियर ब्रदर को मुझको ला कर देगा मैं उसको बहुत ज़्यादा इनाम देने वाला हूँ। ये देखने के बाद ये जो जाओ हाउ होता है बोलता है सीनियर ब्रदर क्या हमें भी अंदर नहीं जाना चाहिए? जल्दी से चलिए ना अंदर चलते हैं। ये सुनने बाद हमारा एमसी बोलता है रुको मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। ये सुनने बाद बोलता है आखिर तुम ढूंढ क्यों इसको रहे हो? तभी हमारा एमसी देख लेता है सेंटेस को यानी गॉडेस को और देखते बोले कि हाँ वो तो आ गई। और इतना करने के बाद उसकी तरफ जाने लगते हैं। ये देखने के बाद वो जाओ बोलता है आखिर सीनियर ब्रदर आप किसको ढूंढ रहे थे, कौन है, क्या किया, ये गॉडेस तो नहीं है जिंगलिनी? ये तो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल टैलेंटेड लड़की है, क्या आप इसको जानते हैं? तभी हमारा एमसी अपने जूनियर ब्रदर का हाथ पकड़ता है और इसे तेजी से लेकर जाते हुए बोलते हैं कि जूनियर सिस्टर रुको ज़रा, क्या आप मेरा इंतज़ार नहीं करना चाहती हो? हम लोग एक साथ ही चलते हैं ना। ये देखने के बाद तो ये जो जाऊ होता है बोलता है कि लेकिन सीनियर ब्रदर आप गॉडेस को जूनियर सिस्टर क्यों बोल रहे हैं? तभी वो भी जो जूनियर सिस्टर होते हैं वो भी हमारे एमसी की तरफ देखती है और देखते ही तेजी से निकल जाती है। ये देखने के बाद तो यहाँ पर जितने भी एल्डर्स लोग होते हैं बोले क्या ये बच्चा एक्चुअली में गॉडेस जिंग को जानता है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये ऐसा नहीं हो सकता है। क्या वे दोनों एक साथ हैं? क्या वे दोनों क्लोज हैं? तभी ये देखते हुए ये जो एल्डर होता है वो बोलता है कि ये सेमलेट बास्टर्ड वो एक बार ये पार्टिसिपेट कर ले ट्रायल में, उसके अंदर वहाँ पर वह ज़रूर ही मारा जाएगा। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी और गॉडेस को जो कि एक ही पास में ही टेलीपोर्ट हुए होते हैं। तभी ये जो हमारा एमसी का जूनियर ब्रदर जाऊ होता है बोलता है कि सीनियर ब्रदर ये जो गोडे से देखने से ऐसा लग रही है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी है और मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस फीलिंग आ रही है। तभी हमारा एमसी जाता है उसके पास और बोलता है कि ओ तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो यार। तभी वो बोलती नहीं मैं खूबसूरत नहीं हूँ। ये देखने के बाद हमारे एमसी बोलता है क्या तुम मुझसे स्ट्रेंजर्स जैसे बिहेव करने वाले? यार हम लोग दूसरी बार मिल रहे हैं, पहली बार तो हम लोग ऑलमोस्ट मिल ही चुके हैं, अब हम लोग फैमिली की तरह हो चुके हैं, हमें रिलेटिव है, हमें इतना ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है।